कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और मैं आज एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ मैरिज लाइफ के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैच मेकिंग में किस तरह से जनरली कुंडलियाँ हम लोग मैच करते हैं। बेसिकली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, या तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ज्योतिष जब मैच करते हैं तो 36 पॉइंट तो मिल गए थे, लेकिन मैरिज लाइफ में क्वेश्चन खड़ा है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। तो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए जो न्यू लर्नर है उनके लिए भी कर रहा हूँ ये कि वो लोग समझ सकेंगे कि बेसिकली मैच मेकिंग इजी सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन उसमें से देखिएगा, मैं जो व्हाट एवर आई हैव सीन, मैंने जो देखा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना ज्ञान आज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुंडली को किस तरह से मैच करते हैं। मैंने ये ब्लैंक ये लड़की की कुंडली है मान लो, और ये लड़की की कुंडली है, उसको किस तरह से हम देखेंगे मैं आपको उसका चार्ट को बताने की कोशिश करूंगा। बेसिकली कुंडली को चंद्र कुंडली से, हमारे पास जो कंप्यूटर में हम जो आजकल हम रेडीमेड डेटा निकालते हैं बेसिकली कि उनका लड़के का बर्थडे टाइम और प्लेस डाल दिया, लड़की का बर्थडे टाइम एंड प्लेस डाल दिया, और वो रेडीमेड एक चार्ट आ जाता है हमारे पास। वो चार्ट से हमको 36 मार्क्स का पोजीशन मालूम पड़ जाता है कि 36 में से 18 पॉइंट मिल गए तो ज्योतिष लोग बोल देते हैं यस। और वो यस बोलना ही वहां गलत हो जाता है बेसिकली कि क्या क्या चीज और देखनी चाहिए, किस तरह से और देखना चाहिए वो मैं बताता हूँ। चंद्र है मन का कारक है, और सूर्य है जो आत्मा का कारक है, और लग्न कुंडली, ये तीन कुंडलियां हमारी कुंडली में, बेस कुंडली में तीन कुंडलियां मेन है। चंद्र कुंडली वो जो मैच मेकिंग जो आता है कंप्यूटर से एकदम रेडीमेड जो हम लोग देखते हैं जिसको, और जिससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको से यस और नो, वो सिर्फ चंद्र कुंडली से निकाला हुआ 36 मार्क्स का पेपर का जो वर्ण वश्य तारा योनि ग्रह भ्रकुट नाड़ी, ये सब नाड़ी वाड़ी मैचिंग करके वो रेडीमेड चार्ट दे देता है। बेसिकली चंद्र कुंडली से होता है। सूर्य कुंडली से बेसिकली जनरली देखने की प्रैक्टिस ही नहीं है, बट मैं वो भी बताता हूँ। और लग्न कुंडली से जनरली हम मंगल दोष देखते हैं कि अगर एक को मंगल है तो दूसरे को शनि होना चाहिए, ये इस तरह से हम चला रहे हैं। वो खाली थोड़ा बहुत एट ए ग्लांस वो लोग देख लेते हैं, और मैं इसके लिए मंगल दोष का मेरा वीडियो दिया हुआ है, प्लीज उसको भी देखिएगा। व्हेन आप मैरिज लाइफ के बारे में सोचते हैं तो मैरिज लाइफ मतलब कैसे कि जीवन में ये एक कुंडली की बात ही नहीं होती। मैरिज लाइफ इज ए क्वेश्चन ऑफ ए टू हॉरोस्कोप। दो कुंडलियां होती है मैरिज लाइफ। एक कुंडली कितनी भी अच्छी हो आप कुछ नहीं बोल सकते, दोनों कुंडली अगर जो बैड मार्क्स बता रही है तो डेफिनेटली मैरिज लाइफ में कंट्रोवर्शियल होगा। इसलिए बेसिकली दो मैच मेकिंग करने में दो कुंडलियां बराबर मैचिंग होनी चाहिए। एक के ऊपर दूसरी कुंडली किस तरह से रखते हैं मैं बताता हूं आपको। चंद्र कुंडली से 36 मार्क्स में भी बहुत कुछ वैल्यू है जिससे हम देखते हैं कि 36 मार्क्स में से 18 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन लोग हाँ कर देते हैं वो 18 मार्क्स देख के। जैसे कि अभी नाड़ी एक है, नाड़ी अगर जो एक है तो उसमें से नाड़ी को सबसे ज्यादा मार्क्स है, और वो 8 मार्क्स का पेपर है, सबसे ज्यादा मार्क्स का पेपर है। और बेसिकली वो मैरिज लाइफ के लिए वो पहले के जमाने में ऐसा था कि हम हमारा वंश चलाने के लिए शादी करते थे, तो उस जमाने की सोच है। तो नाड़ी को सबसे ज्यादा मार्क्स देकर वो 8 मार्क्स का 8 मार्क्स दे दिया गया है उसमें। तो वो मैच मेकिंग में बेसिकली दोनों की आद्य मध्य अंत्य ऐसे 3 नाड़ी का है, तो 3 में से अगर जो दोनों की एक ही नाड़ी है तो हम लॉजिकली बोल देते हैं कि भाई ये मैच नहीं होती। और नाड़ी तो बेसिकली ये देखा ही जाता था पहले के जमाने में, नाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट था, आज की तारीख में भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको हिंट दिखाता हूँ कि बेसिकली अगर जो दो कुंडली आप देखते हैं और दोनों कुंडली में अगर जो आपको नाड़ी दोष मिल जाता है, जैसे कि चंद्र कुंडली में आपको चंद्र को जो मार्क्स है उसमें आपको दिख गया कि इसमें नाड़ी दोष है, एक ही नाड़ी है, आद्य मध्य अंत्य, उसमें भी देखिए मध्य नाड़ी ज्यादा सेंसिटिव है। मध्य नाड़ी को मैच करना बड़ा मुश्किल है। तो जब ऐसा देख लेते हो तब आपको वेरी फर्स्ट थिंग है, अगर एक कुंडली में देखते हैं कि 5th हाउस में गुरु है, बृहस्पति अगर जो लड़के की कुंडली में भी 5th हाउस में है और लड़की की कुंडली में भी ये 5th हाउस में है और नाड़ी एक है, ये बात खत्म हो गई। ऐसी मैच मेकिंग को डोंट से यस, ये डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा, बच्चों का मामले में प्रॉब्लम देगा, कारक को भाव नाशाएगा, प्रिंसिपल यहाँ बराबर काम कर जाएगा। और इसके लिए 5th हाउस में गुरु है, और अगर एक नाड़ी है या अगर दोनों में से एक भी कुंडली में अगर जो 5th हाउस में राहु है, जैसे कि 5th हाउस में गुरु नहीं है, अगर किसी एक कुंडली में भी अगर जो इसमें से एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी दोनों की बात कर रहा हूं, बेसिकली इस वक्त कह रहा हूं कि एक कुंडली में राहु है और एक नाड़ी दोष आ गया तो ये माइनस पॉइंट है। तो फिर दूसरी कुंडली में भी आपको गुरु देखना पड़ेगा, 6, 8, 12 में नहीं है, क्योंकि एक कुंडली में देखिए राहु 5th हाउस में, ये संतान का नुकसान बता रहा है, संतान के खाते का नुकसान बता रहा है। तो बेसिकली इस तरह से कुंडली है तो आप केयरफुली मैच करना है।
मैच करने में ऐसी कुंडलियों को जब भी फिफ्थ हाउस में राहु है तो मैरिज लाइफ में माइनस पॉइंट दिखाता है। और नाड़ी दोनों भी एक आ गई, उसमें भी अगर मध्य नाड़ी है और लड़के की भी मध्य, लड़की की भी मध्य नाड़ी है, लड़की लड़का दोनों की मध्य नाड़ी हो तो ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो डोंट से यस, ऐसी कुंडलियों को हाँ करने के पहले सोचिएगा। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सूर्य अभी चंद्र कुंडली से देखेंगे तो ये 36 मार्क्स का पेपर है, उसमें भी देखिएगा बेसिकली षडाष्टक बिया बारू, षडाष्टक में एक कुंडली का चंद्र से दूसरी कुंडली का 6 में हो। मैंने इसके लिए भी एक मेरा वीडियो बनाया है कि रिलेशनशिप एंड एस्ट्रोलॉजी का, उसमें 2 पार्ट्स मैंने बनाया है, प्लीज उसको भी देखिएगा कि किस तरह से एक कुंडली को दूसरी कुंडली से रिलेशन है। षडाष्टक हो 6 8 12 हो तो लग्न से उसको भी ड्रॉप करो, चंद्र से 6 8 12, एक चंद्र से दूसरा चंद्र 6 8 12 में सेटिंग हो रहा है तो उसको भी ड्रॉप करना है आपको। बेसिकली ये देखकर 36 मार्क्स में का पेपर में से देखकर बस बता दिया 18 मार्क्स मिल गए, आप शादी कर सकते हैं। तो उसमें नाम ज्योतिषों का खराब होता है, एस्ट्रोलॉजी का खराब होता है। बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि बार बार ज्योतिषों का नाम खराब ना हो। जो इस तरह से रेफर करें ज्योतिषों को, इस तरह से कुंडलियां देखें। अभी बेसिकली और एक बताता हूं मैं, इस चंद्र कुंडली का मैंने जो हिंट दिया है वो आप और फर्दर मैं और क्लैरिफाई कर रहा हूँ सूर्य कुंडली से। अभी सूर्य कुंडली एक का जैसे कि अभी मकर राशि है, जैसे कि मकर राशि का सूर्य है, किसी भी एक कुंडली आकर ये लड़का है या ये लड़का है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक का सूर्य है और दूसरी कुंडली में मकर राशि है, कहीं भी हो मकर राशि, जैसे कि मान लो कि यहां मकर है और यहां चंद्र आ गया, मकर राशि का चंद्र यहां है, मकर राशि का सूर्य यहां है, सूर्य और चंद्र यहाँ मकर राशि, समझो लड़के की मकर राशि है, लड़की की मकर राशि, ये फीमेल कुंडली या मेल कुंडली हो और वो फीमेल है जैसे, तो ये मेल है, लड़के को 10 या मकर राशि में 10वीं राशि में सूर्य है तो लड़की को 10वीं राशि में चंद्र है। ये मन और आत्मा, चंद्र है मन का कारक है, सूर्य है आत्मा का कारक है, मन और आत्मा की मिलन है, ये कॉम्बिनेशन मन और आत्मा का कॉम्बिनेशन है। कहीं भी देख लो ऐसे कॉम्बिनेशन जनरली मिलते बहुत कम है, जैसे कि एक का चंद्र हो उस पर दूसरे का सूर्य बैठ गया हो, एक के सूर्य पे दूसरे का चंद्र बैठ गया हो, कोई भी लड़का लड़की कुछ भी हो, तो ये मन और आत्मा का मिलन है, मन और आत्मा के मिलन की बात है। तो चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन इस तरह से काम करता है। दूसरी बात मैं और फर्दर बता रहा हूं कि ये ऑलवेज बी रिमेंबर, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन को माना जाता है, चंद्र और सूर्य का मिलन मन और आत्मा का मिलन है। अभी मैं आपको फर्दर आपको फिर से बता रहा हूं कि लग्न कुंडली से भी हम मंगल दोष देखते हैं, 6 जैसे कि 1 4 7 8 12 में मंगल हो तो मंगल दोष है। मैंने मंगल दोष का भी एक वीडियो बनाया है और प्लीज उसको देखिएगा, मंगल दोष का वीडियो फर्दर क्लैरिफाई करेगा आपको। अभी अगर जो आपको कुछ भी उस पर डाउट आता है फिर से तो प्लीज मेरे साथ शेयर करिएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है और नीचे वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज मुझसे शेयर करिएगा। डेफिनेटली मैं आपको फिर से उसमें और हिंट देता हूं। अभी कुंडली में, ये लग्न कुंडली में आप देखिएगा कि एक का लग्न शुक्र का है, जैसे कि मेष लग्न है, मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, ये मंगल का लग्न है मेष वृश्चिक, और दूसरा कुंडली में लग्न है वृषभ वृश्चिक, यानी शुक्र मंगल का आकर्षण है, शुक्र मंगल को बुलाता है, खींचता है, दोनों का आकर्षण रहता है। ऐसा जो मैरिज लाइफ होता है, जैसे एक का मेष लग्न है दूसरे का तुला लग्न है, 7, एक का मेष है ये तुला है, ये मेष है, एक का मेष है एक का तुला लग्न है। तो ये मैरिज लाइफ में सेक्सुअली अट्रैक्ट रखता है एक दूसरे को, आइदर ये टोरस हो जैसे कि वृषभ वृश्चिक हो, ये शुक्र का लग्न है, ये मंगल का लग्न है, तो सेक्सुअली अट्रैक्ट रहता है। आइदर तुम्हारे लग्न में किसी के भी अगर जो लग्न में शुक्र हो उस पर मंगल बिठा दो तो भी चलेगा बेसिकली। तो इस तरह से अगर शुक्र मंगल का लग्न योग है, शुक्र मंगल वाला योग है, तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। किसी को भी लग्न में सप्तम में शुक्र है तो दूसरे के उसके ऊपर मंगल बिठा दो तो वो सेटिंग हो जाता है, शुक्र मंगल का सेटिंग होता है। फिर जब मैच मेकिंग करते हो तो ये अट्रैक्शन का योग हमेशा देखिएगा, एक के राहु पे एक का शुक्र बैठता है, जैसे कि 12th हाउस में राहु है किसी की कुंडली में, अगर 12th हाउस में राहु है, ये योग के बारे में मैं आपको छोटा सा बात बता रहा हूँ। आइदर मैंने लॉट ऑफ कुंडलीज देखी है कि जिसमें मैरिज लाइफ में कंट्रोवर्शियल होता है, तो 12th हाउस का राहु अकेला सफिशिएंट है मैरिज लाइफ में खराब करने के लिए।
कुंडली में कहीं भी कुछ भी योग हो, लेकिन अगर जो 12th हाउस का राहु है मैरिज लाइफ को सफिशिएंट है, ये सभी खराब कर देता है, क्योंकि 12th हाउस बेडरूम है हमारा। 12th हाउस का राहु मैरिज लाइफ खराब कर देता है। तो वेरी रिमेंबर, 12th हाउस के राहु के लिए कोई पर्याय है तो क्या है, तो दूसरी कुंडली में 12th हाउस में शुक्र ढूंढ लो। ये शुक्र और मंगल एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, शुक्र मंगल का युति हो जाए, शुक्र जैसे कि ये दोनों कुंडली को अगर आप मिलाने की कोशिश करते हो तो ये शुक्र मंगल दोनों बेडरूम का है, तो ये राहु को ये शुक्र पकड़ लेगा, यानी सेक्सुअली दे विल अटैच टू ईच अदर, ये दूसरे के साथ सेक्सुअली बहुत अटैच होंगे। तो ये मैरिज लाइफ में ये राहु अपना रोल नहीं कर सकता। दूसरी बात मैंने देखा है बेसिकली कि ये राहु को छोड़ दीजिए इस वक्त, तो मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं कि 7th हाउस का सन यानी रवि सूर्य 7th हाउस में, किसी भी कुंडली में 7th हाउस में सूर्य देख लेते हो आप, ये मैरिज लाइफ का सिग्नल है कि ये अकेला ही सफिशिएंट है बैड मैरिज लाइफ का। तो कभी भी 7th हाउस में सूर्य देखो तो किसी भी पर्टिकुलरली मेल्स के लिए 7th हाउस का सूर्य इतना नेगेटिव नहीं होता जितना फीमेल के लिए होता है। और सूर्य सप्तम में कभी होता है, जैसे कि किसी का भी शाम का जन्म है 5 से 7 में, शाम को सूर्य सप्तम में होता है, ये शाम का जन्म है, किसी भी लड़की का जहाँ शाम का जन्म है तो सूर्य सप्तम में आएगा। मैरिज लाइफ के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है सप्तम स्थान का सूर्य हो। ऐसी कुंडली को ऑलवेज बी केयरफुल, मैरिज लाइफ में मैच मेकिंग में इजी कुंडली के साथ आप उसको इग्नोर कभी मत करिएगा। ये एस्ट्रोलॉजी के साथ ज्योतिषों का नाम खराब होने वाली जगह है। तो 7th का सूर्य, 7th के सूर्य के लिए आपको किसी भी तरीके से इस 7th के सूर्य के, इस लड़की के 7th के सूर्य को बचाना है, तो आपको ये लड़के की कुंडली में गुरु बृहस्पति या हो, यानी कि लग्न में तीसरे स्थान में या 11वें स्थान में गुरु हो, ऐसी कुंडली का ही सूर्य दूसरी कुंडली को ये डिफाइन करेगा। ये लड़के की कुंडली में इस तरह का सूर्य होना चाहिए। जब आपका 7th हाउस बिगड़ जाता है सूर्य से तो मैरिज लाइफ में देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अदरवाइज ये मैरिज लाइफ में लड़की को अगर 7th में सूर्य है तो उसको मैरिज लाइफ में ऐसा डोमिनेट पार्टनर मिलता है जो दादागिरी करता है, मैरिज लाइफ में झगड़ा होता है, बहुत इगोस्टिक पार्टनर मिलता है और अंत में मैरिज लाइफ ब्लास्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ ईगोनेस ऑफ अदर पार्टनर। उसका स्पाउस का दादागिरी की वजह से ये मैरिज लाइफ ब्लास्ट होती है। इसका लिए मैंने जो सॉल्यूशन दिया आपको कि 7th हाउस में किसी भी तरीके से 7th हाउस को देखता हुआ, जैसे कि लग्न का गुरु है और वो सप्तम स्थान को देखता है, तृतीय का गुरु है तो पंचम दृष्टि से देखेगा 1 2 3 4 और 5, और लाभ स्थान का गुरु यानी 11वें स्थान का गुरु 9वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9वीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा। तो ये मैरिज लाइफ रक्षित रखेगा, यानी मैरिज लाइफ बचा के रखता है। अभी बेसिकली इसमें से और एक चीज बताता हूं मैं कि मैरिज लाइफ के लिए आपको और एक हिंट दे रहा हूं मैं कि मैरिज लाइफ में कैसे कैसे नेगेटिव्स होते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे कि अगर जो लग्नेश सप्तम में है, किसी भी कुंडली में देख लो, लग्नेश सप्तम में है या सप्तमेश लग्न में है, तो ये कुंडली में बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। लग्नेश का सप्तम में होना बहुत अच्छा है, सप्तमेश का लग्न में जाना बहुत अच्छा है। अभी मंगल अगर जो 7th में मंगल है, मंगल एनर्जी का कारक है, शक्ति का कारक है, तो अगर जो कोई भी ग्रह अगर जो समझो उसके ग्रह का अपना रोल होता है, राशि पीछे है ग्रह आगे है, तो ग्रह हमेशा याद रखिएगा राशि का रोल भाग में है। अगर जो ग्रह किसी भी कुंडली में किसी भी हाउस को आप जो क्वेश्चन है और अगर कोई पूछ रहा है तो ये मैरिज लाइफ मतलब मैरिज लाइफ के बारे में जो सवाल है तो ऑलवेज 7th हाउस से ही सवाल है। तो 7th हाउस को ऑलवेज कभी भी आप 7th हाउस को देखिएगा। अगर जो वहां मंगल है तो मंगल भगवान राम की कुंडली में, भगवान रामचंद्र की कुंडली में सप्तम स्थान में मकर राशि का मंगल है। ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स पूरे इंडिया के जानते हैं, फिर भी ये मंगल ने अपना रोल किया सप्तम स्थान का। ये मंगल उच्च का होते हुए भी ये रोल किया। अभी एक्सेप्शन में हर किताबों में आप देखेंगे कि उच्च का मंगल है तो चलेगा, उच्च का मंगल नहीं चलता। अगर सप्तम में मंगल है और दूसरी कुंडली में अगर राहु है, खत्म हो गई बात। यहाँ मंगल है, मंगल राहु का अंगारक योग हो जाता है। यहाँ ये लड़के की कुंडली है या लड़की की, समझो इस एक कुंडली में सप्तम में मंगल है और दूसरी कुंडली में सप्तम में राहु है, यहाँ दूसरी कुंडली में सप्तम में शनि है, जैसे शनि मंगल का अंगारक योग हो गया, राहु मंगल का अंगारक योग हो गया, फिर सूर्य है सप्तम में, किसी को फिर से सूर्य आ गया यहाँ, तो सूर्य मंगल का भी अंगारक योग हो गया, ये नहीं चलेगा। ये किसी भी कुंडली में राहु शनि सूर्य मंगल ऐसे ग्रह सप्तम में नहीं चाहिए। ये सभी नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, ये नहीं चाहिए, नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये ऐसी कुंडलियां जब हमारे पास आती है और बेसिकली
आती है तो हमेशा भी रिमेंबर उस कुंडली के लिए हमारे पास मारक उसका इलाज क्या है हमारे पास। तो 11वें स्थान में गुरु है, तृतीय स्थान में गुरु है, 11वें स्थान में, तृतीय स्थान में या लग्न में गुरु है, तो वो 7th हाउस को देखता है, आस्पेक्ट रखता है, तो वो गाड़ी चलाता है। बेसिकली देखिएगा सप्तम स्थान में राहु, मैं आपको सप्तम स्थान में राहु के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं। किसी भी कुंडली में सप्तम स्थान में राहु है, छोटी सी बात है, ये राहु सप्तम स्थान में अगर जो राहु है किसी कुंडली में, तो ये बेसिकली ये राहु मैरिज लाइफ में क्या कर सकता है। मैरिज लाइफ का हमारा देखिएगा, ये हमारा गया जन्म है, ये हमारा नेक्स्ट जन्म है। किताबों में कुछ भी लिखा है कोई कौन सा है तो उससे मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये अपना नेक्स्ट जन्म है, यानी कि हमारा जो अंश है ये हमारे संतान में जिंदा रहता है हमारा, तो ये हमारा नेक्स्ट जन्म है। हमारे संतान के अंदर हमारा अंश जिंदा रहता है, तो ये हमारा नेक्स्ट जन्म है। और ये हमारा प्रीवियस जन्म है, गया जन्म है। ये गया जन्म की इच्छा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 गए जन्म की इच्छा है ये 7th हाउस का राहु। 7th हाउस में जो अगर राहु है तो ये गए जन्म का पार्टनर की ये इच्छा की है, या तो गए जन्म में किसी न किसी स्त्री से इसका संबंध आया हो, उस स्त्री को उसने या तो कहीं ना कहीं फंसाया हो, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा की हो, इसलिए ये जन्म मिलता है। वी रिमेंबर राहु को हमेशा, राहु इसलिए कि राहु हमेशा उल्टा घूमता है। हमारे जन्म के वक्त जो ग्रह उल्टा घूमता है उसको हमारे गए जन्म से संबंध है, पीछे के जन्म से संबंध है। जन्म के वक्त तो पीछे जा रहा है, इसका मतलब जन्म के वक्त तो पीछे के जन्म में जा रहा है, तो वो राहु ऑलवेज वक्री होता है। तो राहु को हमेशा कभी भी किसी भी कुंडली में देख लो, गए जन्म से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, राहु आपको बहुत रिप्लाई देगा। राहु यहाँ इस तरह से रिप्लाई दे रहा है कि गए जन्म का 7th हाउस का राहु है, गए जन्म का ये पार्टनर है, उसको इस जन्म में फिर से मिलता है, और इस जन्म में इसको आइदर ये पार्टनरशिप में या तो इसको ऐसा, ये राहु इसको सुख नहीं देता। 7th हाउस का राहु भी रिमेंबर, 7th हाउस में राहु है तो उसके गए जन्म का पार्टनर है, वो एक्स बोलेगा तो उसका पार्टनर वाई बोलने वाला है। इससे विपरीत ही 180 डिग्री वाली बात होगी। तो राहु ऑलवेज सप्तम में है किसी भी कुंडली में, तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये राहु के लिए भी सेम थिंग मैं बोलूंगा कि दूसरी कुंडली में गुरु लग्न में, तृतीय में या 11 में इस तरह का गुरु हो तो इस राहु को ओके करिएगा। 7th हाउस का राहु को ओके करोगे, फर्दर कोई भी छोटी मोटी डिस्काउंट वाली कुंडलियों में तो डेफिनेटली मैरिज लाइफ में नेगेटिव है। ये राहु के साथ किसी का फिर से दूसरी कुंडली में सूर्य है, दूसरी कुंडली में मंगल है, शनि है, नॉट अलाउड। ये आप चार्ट मैच कर ही नहीं सकते। अगर मैच करते हो तो आपको इसका रिजल्ट खराब मिलेगा, बेसिकली अच्छा नहीं है। ये राहु सप्तम में, लग्नेश का सप्तम में जाना मैंने बताया कि बहुत अच्छा फल देता है। सप्तमेश का लग्न में जाना अच्छा फल देता है। कोई भी लग्न को देखो, मंगल का लग्न छोड़ दो, मंगल का लग्न बहुत रिस्की है, मंगल एनर्जी है, मंगल को शक्ति से संबंध है, और मंगल करे दंगल, मंगल मैरिज लाइफ में दंगल कर देता है, मंगल करे दंगल। तो मंगल को हमेशा 7th हाउस में गया तो बी केयरफुल, मंगल दोष है तो उसके लिए भी केयरफुल। अगर जो आपको लगता है कि ये 7th हाउस का मंगल है या 7th हाउस, जैसे चतुर्थ मंगल दोष के लिए मैंने मेरा अपना एक सेपरेट वीडियो है, प्लीज उसको देखिएगा, वो एकदम डिटेल्स में है। मैं और फर्दर बता रहा हूँ कि अभी जैसे कि किसी भी कुंडली को देख लीजिए कि कुंडली में कहीं भी शुक्र हो, कहीं भी कुंडली में शुक्र हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जे 6 में है, जैसे कि शुक्र या 8 में है या 9 में है, सूर्य बुध और शुक्र ये हमेशा साथ ही चलते हैं। कभी भी देखिएगा सूर्य बुध और शुक्र साथ ही चलते हैं, कहीं भी हो। ये इस कुंडली में समझो कि ये 9th हाउस में हमने अच्छी जगह ले लिया है सूर्य को, शुक्र को, तो शुक्र के साथ सूर्य होगा, काफी करीब है समझो। तो अब ये इसकी डिग्री देखिएगा, ऑलवेज शुक्र के साथ जब भी, शुक्र को मैरिज लाइफ से संबंध है, क्योंकि शुक्र मतलब आकर्षण का कारक है शुक्र, तो उसके साथ कभी भी सूर्य हो तो शुक्र अस्त हो जाता है। किसी भी मेल के लिए ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। अभी फीमेल्स के लिए पति का कारक गुरु है, और मेल्स के लिए यानी कि लड़के लोग के लिए पति का कारक शुक्र, पत्नी का कारक शुक्र है। और शुक्र जब सूर्य से अस्त हो जाए 8 डिग्री, जैसे शुक्र की डिग्री है समझो 12, और सूर्य की कुंडली, सूर्य की डिग्री है समझो 18, सिर्फ 6 डिग्री का फासला है।
6 डिग्री का फासला, ये अस्त हो गया शुक्र। तो ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। शुक्र जब ये अस्त हो जाता है तो शुक्र को बल देना पड़ेगा। इस कुंडली में किसी को शुक्र का स्टोन पहना सकते हैं, तो शुक्र को बल देने के लिए कि ये कुंडली में कुछ बोल दे। और शुक्र जैसे ही शादी हो जाए तो उसको बोल दीजिएगा। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, मेरा स्टोन और मंत्र के बारे में मैंने बताया कि मंत्र आइदर उसमें मंत्र का आप प्रीफर करेंगे या स्टोन। तो शुक्र को बल देना जरूरी है उस कुंडली में। अगर लड़की की कुंडली में गुरु के शुक्र के साथ सूर्य के साथ समझो गुरु है, तो गुरु भी अस्त हो जाता है, तो लड़की की कुंडली में गुरु को बल देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये हो गया। फिर सप्तमेश, लॉर्ड ऑफ द सेवन, अभी समझो ये मेष लग्न ही पकड़ लीजिए, मेष लग्न पकड़ लीजिए, सप्तमेश इसका शुक्र हो गया। सप्तमेश 6, 8 या 12 में गया, जैसे कि इसका सप्तमेश मेष लग्न है तो सप्तम में तुला राशि है। अगर जो शुक्र यहां आ गया 6 में, शुक्र यहां आ गया 8 में, या शुक्र 12 में आ गया, सप्तमेश कोई भी ग्रह हो, अगर वो 6, 8, 12 में जाता है तो मैरिज लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। 6, 8, 12 सप्तमेश का धन स्थान में जाना भी अच्छी बात नहीं है। सप्तमेश का धन स्थान में जाना अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने स्थान से 8वां है। मैं फिर से बता रहा हूं, सप्तमेश किसी भी कुंडली में 6, 8, 12 में गया तो प्रॉब्लम है। ये शुक्र की बात बता रहा हूं मैं, इसलिए नहीं, ये शुक्र के बदले अगर जो आप कोई दूसरा ग्रह देख सकते हो, आपका जो सप्तमेश है, तो सप्तमेश अगर जो 6, 8, 12 में गया तो प्रॉब्लम है। 6वां प्रॉब्लमेटिक स्थान, अष्टम भी प्रॉब्लमेटिक स्थान, 12वां भी प्रॉब्लमेटिक स्थान। लेकिन अगर जो धन स्थान में जाता है सप्तम का लॉर्ड, तो ये भी प्रॉब्लम देता है। ऐसे लोगों का अपने स्थान से अष्टम में है सप्तमेश, इसके लिए मैरिज लाइफ के पार्टनर का लाइफ सपोर्ट लाइफ देखना पड़ेगा कि अष्टम आयुष्य स्थान, जैसे कि उस दूसरी कुंडली में अष्टम स्थान मजबूत चाहिए। अगर जो इसका ऐसा सप्तम स्थान से 8वें में है तो दूसरी कुंडली में अष्टम स्थान में पापग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये माया जल्दी उम्र के हिसाब से खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हमको इस तरह से देखना है। अभी बेसिकली और दो कुंडली, और एक कुंडली में मैं बताता हूँ कि बेसिकली एक कुंडली है, जैसे कि आपको इस कुंडली में देख लिया कि आपने दोनों में से एक कुंडली में जैसे राहु देख लिया सप्तम में, या राहु देख लिया आपने एक कुंडली में। अभी दूसरी कुंडली में अभी बताया नहीं मैंने आपको कुछ भी। फर्स्ट कुंडली में अगर जो राहु है यानी कि संतान पीड़ा है, तो दूसरी कुंडली में इस तरह से गुरु उसका अच्छा होना चाहिए। गुरु यहाँ होना चाहिए ताकि ये दब जाए, यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए। गुरु अगर जो यहाँ ये 3 हाउस में है तो ये इसको हाउस को दबा देगा। गुरु यहाँ होगा तो भी चलेगा क्योंकि ये 9वीं दृष्टि आ जाएगी संतान स्थान पर, बराबर है। तो ये गुरु यहां भी होगा। ये गुरु को बेसिकली सप्तम स्थान से हमारे जब अभी 5th हाउस का, तो हमने गुरु को देखेगा यहाँ, अगर लग्न में है गुरु तो पंचम को देखेगा। मतलब इश्यू होगा, बच्चा होगा तो सिर्फ इस कुंडली की ताकत से होगा। लेकिन मैरिज लाइफ में इस आइदर ये मेल है या फीमेल, इसको अपने संतान से सुख नहीं मिलेगा। आइदर यहाँ उसको राहु है या केतु है, जैसे, तो संतान से सुख नहीं मिलेगा। तो ये संतान सुख बड़ा ज्योतिष की परिभाषा में छोटा सा सीमित शब्द है, संतान सुख। अभी संतान सुख जनरली तो कैसा होता है कि लॉन्ग, थोड़ा जिंदगी लंबी लाइफ है। बेसिकली इस चार्ट के हिसाब से मैरिज लाइफ में संतान का अभाव नहीं होगा, आपको इश्यू होंगे। बट इस कैरेक्टर ने अपने संतान के जीवन में, राहु यहाँ होगा, संतान के जीवन में जरा भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इस माय एडवाइस, संतान के लिए उसको अलाउड कर देना चाहिए, उसको जो भी डिसीजन लेना है वो ले सकता है। बेसिकली ऐसे राहु केतु 5th हाउस में है, गुरु अकेला 5th हाउस में है किसी भी कुंडली में, तो आप नहीं कर सकते। बेसिकली फर्दर एक बात बताता हूं मैं कि नवमांश कुंडली को देखे बगैर कभी भी याद रखिएगा मैरिज लाइफ का डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो नवमांश कुंडली को भी देखा जाता है। अभी नवमांश कुंडली में क्या देखना है, किताबों में तो इतना लिखा है कि आप किताबें पढ़ते रहेंगे तो उलझ जाएंगे। बेसिकली मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूं कि ये लग्न कुंडली में अगर जो आपको सप्तम स्थान खराब दिख रहा है तो समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम है बेसिकली। बट देखिएगा, इसका लग्न कुंडली में आशा है तभी आगे बढ़िएगा। चार्ट में दम नहीं है तो नवमांश को देखकर अपना नाम खराब करने वाला काम करिएगा ही नहीं।
बेसिकली नवमांश कुंडली, अभी किसी दो चार्ट में देखना है कि इसका एक चार्ट में खराब है तो दूसरी कुंडली में, जैसे नवमांश कुंडली है, ये नवमांश कुंडली है, एक ही कुंडली, ये लग्न कुंडली है, एक ही कुंडली की बात कर रहा हूं मैं। इसका सप्तमेश अच्छी जगह है और इसका नवमांश कुंडली में जैसे अभी मीन लग्न है, नवमांश कुंडली में मीन लग्न है और मीन लग्न का गुरु कुंडली में, नवमांश कुंडली का मीन लग्न का गुरु आपको देखना है कि ये 6, 8, 12 में नहीं चाहिए। जन्म कुंडली में नवमांश कुंडली का लग्नेश मीन राशि है तो गुरु हो गया, गुरु अगर 6, 8 या 12 में है तो मैरिज लाइफ के लिए नेगेटिविटी का सिग्नल दे रहा है। तो बी केयरफुल, ऐसी कुंडली को मैच करते वक्त बी केयरफुल, ऐसी कुंडली आप मैच करेंगे तो ये केयरफुली करिएगा, दूसरी कुंडली बराबर चाहिए। अदरवाइज मैरिज लाइफ में ये भी एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो ये इस तरह से नवमांश कुंडली को भी देखते हैं। नवमांश कुंडली में देखिएगा, जब ये कोई भी कुंडली में ग्रह बेसिकली नवमांश कुंडली में तो फर्दर उसके स्ट्रेंथ के लिए देखते हैं। जैसे कि जन्म का गुरु 6, 8, 12 में है, जैसे कि यहाँ आपको मकर का गुरु दिख रहा है, नीच राशि का गुरु नीच राशि का दिख रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि ये गुरु नीच राशि का है तो ये अच्छा नहीं है। बेसिकली ये गुरु, बेसिकली इस कुंडली में अगर समझो मेष लग्न की कुंडली में ये अगर गुरु देखना हो तो हमने मेष लग्न की, ये तो बच्चा देता है गुरु, चाइल्ड इशू देता है गुरु। गुरु के साथ शनि है, राहु है तो भी नेगेटिविटी होती है कि गुरु बच्चा फर्टिलिटी कम कर देता है। गुरु के साथ राहु शनि जैसे ग्रह हो तो बेसिकली जब गुरु का वीक हो जाता है तो दूसरी कुंडली में गुरु को अच्छा देखना चाहिए। तो ये कुंडली में अगर जो मकर का गुरु है तो उसका नवमांश कुंडली में देखिएगा कि वो गुरु उच्चता या स्वगुरु हो तो फिर चलेगा। तो वो मान लो कि ये नेगेटिव दिख रहा है लेकिन ये नेगेटिव अंदर नहीं है नवमांश में, इसको चलेगा। बेसिकली ये कुंडली नेगेटिव नहीं मान लेते। अगर बाकी अदरवाइज नवमांश कुंडली का मैं फर्दर आपको मैरिज लाइफ से क्लब करने का है तो एट ए ग्लांस आप देख लीजिएगा। नवमांश कुंडली में का लॉर्ड, नवमांश कुंडली का लग्नेश जन्म कुंडली में 6, 8 या 12 में नहीं चाहिए बस। और नवमांश कुंडली का लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं चाहिए। अगर जो 5th में है, 9th में है, लग्न में है, सेम बढ़िया है, ये लाभ में है। जैसे नवमांश कुंडली का लग्नेश अगर जो जन्म कुंडली में 11 में है तो बोलिएगा कि शादी के बाद बहुत प्रॉपर्टीज लाभ होगा। नवमांश कुंडली का लग्नेश अगर जो भाग्य में है तो मैरिज लाइफ में उसको भाग्योदय मिलेगा शादी करने से। अगर जो नवमांश कुंडली का लग्नेश अगर जो सप्तम में है तो अच्छा माना जाएगा। तो बेसिकली नवमांश कुंडली का लग्नेश को मैंने नेगेटिव प्लेस आपको बता दिए कि 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आप देखिएगा कि मैं आपको जो बताया है अभी बेसिकली कि दो कुंडली को मैरिज लाइफ, एक कुंडली से मैरिज लाइफ कभी डिस्कस नहीं हो सकती। मैरिज लाइफ में जब एक कुंडली में नेगेटिविटी है तो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दूसरी कुंडली उसके सामने बराबर रखनी है हमको। और दूसरी कुंडली अगर जो बराबर नहीं रख सकते आप तो वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको देखते ही वो समझ जाना चाहिए। ये 36 मार्क्स वाली जो बात है कि 18 मार्क्स मिल गया तो चलेगा, वो चलेगा वाली बात जो चला रहे हैं वो एकदम डेफिनेटली रॉन्ग है। और अभी आपने ये सब देखने के बाद आप फिर सोचिएगा। और बेसिकली एक वीडियो जो होता है जो आज आप एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं तो वो सोचना पड़ेगा कि ये एक कुंडली के लिए इमीडिएट रिप्लाईज भी कभी कभी जरूरी नहीं होता कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये कुंडली में जैसे नेगेटिव है तो दूसरी कुंडली में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 5th हाउस का ऑलवेज बच्चों का स्थान बराबर होना चाहिए, 7th हाउस बराबर होना चाहिए। अभी 4th हाउस है बुढ़ापे का, मैं हर चार्ट में दिखाता हूँ 4th हाउस बुढ़ापे का है। अगर जो इधर राहु है एक कुंडली में तो दूसरी कुंडली में भी 4th हाउस में राहु नहीं चाहिए। ये अगर तो 4th हाउस का राहु दोनों कुंडली में है तो ये क्या हो गया, एक वास्तु दोष भी हो गया, बुढ़ापे का दोष हो गया। तो ऐसे लोगों को घर का प्रॉब्लम होता है जब घर लेने जाए, बिकॉज चौथा स्थान घर से संबंधी है तो घर का प्रॉब्लम होगा, बुढ़ापे में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसी दो कुंडलियां कभी मैच न करें। और बेसिकली इस तरह से याद रखिएगा कि मैंने जो आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है, किस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया है कि काम आ सकता है। चंद्र सूर्य का मन और आत्मा का मिलन का बात किया है मैंने। लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से सिर्फ 36 मार्क्स का जो हमारे पास जो रेडीमेड चार्ट आ जाता है वो चंद्र से नक्षत्र से देखते हैं। नाड़ी का मैंने बताया आपको कि अगर जो दो आद्य मध्य अंत 3 नाड़ी है उसमें भी देखिएगा, अगर जो नाड़ी में अगर एक ही राशि है, जैसे कि लड़के की और लड़की की दोनों की एक ही राशि है लेकिन नक्षत्र अलग अलग है तो नाड़ी दोष नहीं आता। लड़के की और लड़की की एक ही नाड़ी, एक ही राशि है, एक ही नक्षत्र है
मगर चरण अलग अलग है तो भी ये दोष नहीं आता, तो कुंडली पावरफुल मिलती है। भी रिमेंबर ऐसी इश्यूज में बच्चे होते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर किसी भी कुंडली को भी दूसरी कुंडली से टकराने के पहले ऑलवेज सप्तम स्थान का लॉर्ड, सप्तम स्थान में रहे हुए पापा ग्रह और गुरु का एस्पेक्ट ट्राइन ऑफ द जुपिटर, लग्न का गुरु, तीसरी स्थान का गुरु और 11वें स्थान का गुरु। सप्तम स्थान में शनि है तो मैरिज लाइफ एक बोरनेस के साथ चलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको बच्चे बड़े करने हैं, जवाबदारी से आगे चलना है, मैरिज लाइफ को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सप्तम में शनि नहीं होना चाहिए, सप्तम में गुरु हो तो मैरिज, सप्तम में या गुरु हो तो वाइफ कभी कभी टीचर देखी जाती है, आध्यात्मिक देखी जाती है। सप्तम में केतु भी ऐसा है कि आध्यात्मिक पार्टनर देता है। 12वें स्थान में गुरु है, ये भी ऐसा ही है कि ये मैरिज लाइफ का, सेक्स लाइफ का कंट्रोल होता है। सेक्स लाइफ का गुरु, सप्तम का गुरु, ये एक मैरिज लाइफ पर एक आध्यात्मिक दबाव रखता है कि ये बेफाम नहीं है। 7th हाउस में जैसे वीनस जैसे ग्रह, शुक्र जैसे ग्रह, तो वो अच्छे नहीं माने जाते। सप्तम स्थान का शुक्र किसी को भी हो, अगर ये पाप ग्रह है, सप्तम राहु के साथ शुक्र है आपकी कुंडली में, किसी के भी शुक्र के साथ मंगल है किसी भी कुंडली में, तो शुक्र आकर्षण का कारक है। इसके साथ मंगल जैसा ग्रह है, आकर्षण को भड़का देता है। शुक्र के साथ राहु जैसा ग्रह है, शुक्र के साथ केतु जैसा ग्रह है, तो आकर्षण को भड़का देता है। ये किसी भी कुंडली में हो तो भी रिमेंबर, और एक चीज बताता हूं कि लॉर्ड ऑफ द 7 के साथ कभी भी राहु है, कहीं भी कुंडली में लॉर्ड ऑफ द 7 सप्तमेश के साथ राहु है तो बहुत केयरफुली मैच करिएगा। सप्तमेश के साथ राहु एक्सेप्टेबल नहीं है, केयरफुली मैच करिएगा। सप्तमेश के साथ राहु एक्सेप्टेबल नहीं है। दो दुश्मन यानी कि शनि सूर्य, शनि मंगल, मंगल बुध, गुरु शुक्र, ये दुश्मन है। ये कभी भी सप्तम स्थान में एक साथ नहीं चाहिए। सप्तम स्थान में दो पाप ग्रह एक दूसरे के दुश्मन, शनि सूर्य का दुश्मन है, मंगल बुध का दुश्मन है, गुरु शुक्र का दुश्मन है। शनि सूर्य बोला, शनि मंगल बोला, शनि राहु बोला मैंने, कि ऐसे पाप ग्रह है तो सप्तम स्थान को भी केयरफुली मैच करिए। और ऐसी कुंडली को हाँ बोलने के पहले ऑलवेज याद रखिएगा कि उससे डेफिनेटली आप अभी फर्दर हाँ बोल देते हैं, बट फ्यूचर में डेफिनेटली ये चार्ट डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। हमारे लग्न से 6 और 12वां लग्न को भी टालना है, मैंने उसकी भी वीडियोस बनाए। प्लीज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर जो आपका कोई सजेशन है तो मुझे प्लीज दीजिएगा, और मेरे फर्दर वीडियोस में और दे रहा हूँ। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9833524623, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7977846465। इस पर आपके सुझाव दीजिएगा, और मैं आपके अभी तक जितने भी सुझाव दे रहे हैं मैं डेफिनेटली उसको देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं उनको रिप्लाईज भी दे रहा हूँ अपनी समझ के हिसाब से। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं फर्दर वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मेरा सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, बाजू में ही है एक बेल जैसा है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो को, और इंतजार कीजिए मेरे फर्दर वीडियो का। एंड थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।